देखिए आज जो है हम ये पढ़ेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रहे हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है COCnH2O। ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा है COCnH2O, COCnH2O और En ट्वाइस, और ये ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर ब्रैकेट बंद करके हमने यहाँ पर लगाया 2+ का चार्ज लगाया। ब्रैकेट बंद करके हमने यहाँ 2+ का चार्ज लगाया। गुड आफ्टरनून। हेलो कुलदीप। गुड आफ्टरनून सर। हेलो। यस सर। सुनाई पड़ रहा है कुलदीप? यस सर, सुनाई दे रहा है। तो जैसे जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और ये हमारा जो है कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर उसका निकाला जाता है जो सेंट्रल मेटल एटम होता है। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। तो इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ये जो है आपको समझना है। ठीक है, तो अब जैसे हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? CO। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको हम लिख देंगे X। ठीक है, अब यहाँ पर Cn का हमने जो उस दिन चार्ट बनाया था और कहा था कि इसको नोट कर लीजिए, तो उसमें अगर आपने देखा हो तो Cn के ऊपर कितना चार्ज रहता है? -1 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया -1। अब H2O ये न्यूट्रल है और En भी न्यूट्रल है, इनका कोई चार्ज नहीं रहता। उसमें जो दिया होगा आपने चार्ज, तो जो सीट उस दिन हमने नोट कराई थी उसमें H2O पे कोई चार्ज नहीं है और En पे भी कोई चार्ज नहीं है। तो इसलिए इसको 0 मान लेते हैं, तो इसको हम लिखते ही नहीं है। और इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ 2+ का चार्ज लगा हुआ है, इसको यहाँ पर हमने 2+ कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अगर मान लीजिए x को वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालिए, ये 2+ हो गया और ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? +3 आएगी। तो यहाँ पर ये जो CO है इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? +3। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +3। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इसलिए आना चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम नाम लिखते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम में जब भी हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं तो उसके सामने उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको लिखनी पड़ती है। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हमको आना चाहिए। अब जैसे एक कंपाउंड में और ले रहा हूँ PTCl4 और इसमें लिखा हुआ है -2। ये कंपाउंड है जैसे कि PTCl4 और यहाँ पर है -2। PTCl4 और यहाँ पे लगा हुआ है -2। ठीक है, यहाँ -2 लगा हुआ है।
अब हमको सेंट्रल मेटल एटम कौन है यहाँ पर, Pt है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया X। ठीक है, अब यहाँ पर Cl4 का Cl का उस दिन चार्ज जो मैंने बनाया था उस पर देखा होगा आपने, Cl के ऊपर कितना चार्ज रहता है, -1। जैसे Cl लिखा हुआ है इसके ऊपर -1 का चार्ज रहता है, तो यहाँ पर -1 है, क्योंकि यहाँ पर 4 लगा है, Cl कितना है 4, तो इसलिए यहाँ पर चार्ज हो जाएगा कितना, -4, इक्वल टू ये जो -2 इधर लिखा हुआ है इसको हम इधर लिख देंगे -2, इक्वल के बाहर इधर लिख देंगे -2। अब जो है ये x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ -2 है और -4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, +2। x की वैल्यू कितनी आएगी, +2। तो यहाँ पर जो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, +2, यानी Pt के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। और भी कुछ कंपाउंड लेते हैं, जैसे CrCl2 NH3 CrCl2 Cr, ये है CrCl3, ऐसे है। जैसे ये कंपाउंड है यहाँ पर, इसको लिखते हैं CrCl3, एक कंपाउंड ये है CrCl3, और NH2 का NH2 का थ्राइस, यहाँ पर NH2 का थ्राइस, ये जो है यहाँ पर लगा हुआ CrCl3 और NH2 का थ्राइस। ठीक है, ये एक कंपाउंड है यहाँ लिखा हुआ है। अब इसका जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये अब यहाँ पर देखो इस चार्ज देखो, इसमें कोई चार्ज नहीं है, NH2 में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इसमें है -1 का, यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे x, और यहाँ पर Cl के ऊपर -1 का चार्ज रहता है तो 3 है यहाँ पर, तो लिख देंगे -3, और इक्वल टू यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो लिख देंगे 0। ठीक है, अब जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा +3, तो यहाँ पर जो Cr के ऊपर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी हो जाएगी, +3। इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने के लिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर लिखनी पड़ती है। दूसरा एक एग्जांपल है COBr2En ट्वाइस और प्लस COBr2, ऐसे है जैसे COBr2En ट्वाइस, एक एग्जांपल है COBr2En ट्वाइस, और इसके ऊपर प्लस का चार्ज लगा, यहाँ पर प्लस का चार्ज लगा हुआ। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे आपको मैंने अभी बताया ना, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको हम क्या लिख देते हैं, X, और Cl, Br और I, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें सब में कितना चार्ज रहता है, -1 का चार्ज रहता है। तो यहाँ पर जो है Br2 है, तो -1 Br में कितने का चार्ज है, -1 का। अब -1 यहाँ पर कितना है, 2 टाइम्स, Br लिखा है कितना, 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, En पर कोई चार्ज रहता नहीं है, इसलिए वो लिस्ट को आपको लर्न करना पड़ेगा कि किसमें चार्ज है किसमें चार्ज नहीं है। अब यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर हमने +1 लिख दिया। ठीक है, अब ये x की वैल्यू जब निकालेंगे तो +1 ये हो गया, -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, +3। तो ये जो CO पर है वो कितने का चार्ज रहेगा, +3 का चार्ज यहाँ पर रहेगा। इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे हम। K3APCN6, K3APCN6। अब देखो एक कंपाउंड ये है K3, यहाँ पर इसके अंदर है Fe और CN6, ये यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ। ठीक है, ये यहाँ पर पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, और यहाँ APCN6 अंदर।
अब आपको पता होगा कि हमको निकालना है इसकी आयरन की निकालना है, हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया x। Cn के ऊपर -1 का चार्ज रहता है, उस टेबल में आपको देखना है Cn के ऊपर कितना चार्ज रहता है, -1 का। तो यहाँ पर Cn कितना है, 6 है, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है। K के ऊपर कितना चार्ज रहता है, पोटेशियम के ऊपर +1 का चार्ज रहता है, क्योंकि ये कितने फर्स्ट ग्रुप में है ना, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में है। तो यहाँ पर कितने का चार्ज रहता है, +1 का रहता है। तो यहाँ पर 3 है तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है +3 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर -6 में +3 चला जाएगा तो -3 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब x विल बी इक्वल टू -3 उधर जाएगा तो आ जाएगा +3। तो यहाँ पर जो Fe के ऊपर जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा कि अगर नाम लिखेंगे हम तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब और भी देखिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं कुछ फंस ना जाए, वहां पर जब नाम लिखना हो तो इसके लिए अब देखिए जैसे FeCO यहाँ पर और ये कंपाउंड है, एक जो है FeCO FeCO5। ठीक है। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगा, हमको इसका निकालना है तो हमने लिख दिया x। और CO जो है ये न्यूट्रल है, ये जो है कैसा है, न्यूट्रल है, इसको कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, 0। तो 0 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब Fe पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, 0 है। अब देखिए एक कंपाउंड है, इसको लिखना है इस तरह से FeC2O4 थ्राइस, ये है। और यहाँ 3 इसका चार्ज लगा है, यहाँ पर कितना, -3 का चार्ज लगा है, यहाँ पर कितना चार्ज लगा है, -3। अब अगर हमें ये C2O4 कौन सा आयन है, ऑक्सलेट आयन है। C2O4 कौन सा आयन है, ऑक्सलेट आयन है। जैसे कि आपने सुना होगा ये C+OH और C+OH, ये ऑर्गेनिक एसिड है, क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। अब इसका अगर H हम यहाँ से हटा दें तो यहाँ पर एक चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर एक चार्ज आ जाएगा। वही जो है C2 और O4 यहाँ पे लिखा हुआ है, C2O4 लिखा हुआ है। अब C2O4 पे कितना चार्ज है, -2 का, 1 और 2। C2O4 आयन पे कितना चार्ज रहता है, -2 का चार्ज रहता है। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसकी जगह पर हमने लिख दिया x। ठीक है। अब ये C2O4 का थ्राइस है, तो ये हो जाएगा -2 का, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि यहाँ पर थ्राइस है, ये C2O4 में -2 का रहता है, तो इतना हो गया, इक्वल टू -3 हो गया। अब देखो यहाँ पर x 3 2 जा कितना हो गया, 6 -6 इज इक्वल टू -3। अब ये 6 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू -3, इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, +3। ठीक है। तो इस तरीके से जो Fe पर का जो चार्ज है, या आप कह लीजिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो कितनी है, +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट। और जैसे CuCN4 3-, तो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, CuCN4 और ये है 3- का चार्ज है, हमको इसका निकालना है, तो इसकी जगह हमने x रखा। Cn के ऊपर -1 का चार्ज रहता है, तो यहाँ -1 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू -3। ठीक है, ये -3 इधर आ जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू -3 -4, राइट हैंड साइड में +4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1।
तो इसके ऊपर चार्ज कितने का आएगा, +1 का चार्ज आ जाएगा। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना हुआ, +1 का हुआ। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल है COCnH2O En ट्वाइस और COCnH2O, यह COCnH2O और En का ट्वाइस, और ये इस तरह से बंद है और इसके ऊपर आगे लिखा हुआ है 2+, यहाँ 2+ का चार्ज है, +2 का चार्ज यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है, क्योंकि सेंट्रल एटम ये है, तो X ये हो गया, Cn के ऊपर -1 का चार्ज है, H2O न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, इक्वल टू हो गया +2। X विल बी इक्वल टू, यहाँ +2 है, -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 2 1 3। तो CO के ऊपर कितना चार्ज है, +3 का चार्ज है। इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लेते हैं, और आप और भी लिख के जो है कंपाउंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब मैं ये मान लिया जैसे कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया, ठीक है, तो अब जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम हम कैसे रखेंगे, उसका नेम लिखने के लिए हमको कुछ रूल्स की जरूरत पड़ेगी जो हमें जानना चाहिए। तो मैं अब रूल्स बता रहा हूँ, उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम जान ही गए। तो अब देखिए पहला रूल ये है, पहला रूल इसको नोट कर लीजिए, रूल नंबर 1, ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। पहला रूल ये है, इसको मैं यहाँ पे नोट के ले रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। पहला रूल ये है, ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस। आयंस का जब हम नाम लेंगे लिखेंगे तो उनका ऑर्डर क्या होगा, जैसे कैटायन है, एनायन है, तो किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे, इसके लिए एक रूल है, तो उसको लिखिए, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ एनायन। द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट followed by the name of anion. The cation is named first followed by the name of anion. इसका मतलब है जैसे कि कैटायन है और एनायन है, दो चीजें कॉम्प्लेक्स में दी हुई है, तो सबसे पहले हमको कैटायन का नाम लिखना है, उसके बाद हम एनायन का नाम लिखेंगे, यानी सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल एक बताया था, ये अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे ना, FeCN6, ये FeCN6 था, तो ये जो कैटायन है इसका नाम पहले लिखा जाएगा। ये जो एनायन है, Cn जो है क्या है, ये एनायन है, इसमें नेगेटिव चार्ज रहता है, तो इसका नाम बाद में लिखा जाएगा, पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा। तो अगर कैटायन और एनायन दो चीजें हैं, दो आयंस हैं और होंगे ही नाम लिखने में, तो सबसे पहले जो हम नाम लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद एनायंस का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब जो है रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 1 है और फिर जो है रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में लिखिए, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम हम कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप जानते हैं कि इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखी रहती है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, इसके अंदर जो भी चीजें लिखी रहती हैं वो बोली जाती हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर।
ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो चीजें लिखी हुई हैं उसका नाम हम कैसे लिखते हैं, उनमें किसका नाम हम पहले लिखते हैं और किसका नाम हम बाद में लिखते हैं। जैसे इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्स द नेम ऑफ द लिगेंड्स आर रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द सेंट्रल आयन। इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्स, इसको नोट कर लीजिए, इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्स, जब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे तो लिगांड का नाम हम पहले लिखेंगे। द नेम्स ऑफ द लिगांड्स आर रिटन फर्स्ट। द नेम्स ऑफ द लिगेंड्स, अभी लिगेंड्स क्या है मैं बता चुका हूं पहले। नेम्स ऑफ द लिगेंड्स आर रिटन फर्स्ट followed by the central atom or ion। तो सबसे पहले जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं जिसको कि हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, उसमें सबसे पहले हम नाम लिखेंगे लिगेंड्स का, ठीक है, और फिर बाद में नाम लिखेंगे किसका, सेंट्रल एटम का। मतलब जैसे ये हमने बताया कि ये जो K3Fe6 है, तो ये जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड्स। तो पहले तो कैटायन का नाम लिखेंगे, इस नियम के आधार पर पहले किसका नाम लिखेंगे, कैटायन, ठीक है। अब इस नियम के आधार पर इसके अंदर सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे जो लिगेंड्स है, और फिर जो है सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे, और उसके बाद फिर जो है सेंट्रल एटम के सामने क्या लगाएंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या हो गया, पहले कैटायन हमने लिखा, कैटायन, उसके बाद हमने लिगेंड्स का नाम लिखा, फिर उसके बाद हमने सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा, सेंट्रल मेटल एटम, और फिर इसके बाद हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी। ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें होना चाहिए, पैरेंथेसिस में बंद होना चाहिए और रोमन में लिखा जाता है, पैरेंथेसिस में बंद होना चाहिए और रोमन में लिखा जाता है। रोमन में लिखा जाने का मतलब जैसे 1 के लिए 1, 2 के लिए इस तरह, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए ये 4 लाइन, आई और बी बना। तो इस तरीके से जो ये सीरियल आपको याद रखना है, पहले नंबर पे कैटायन का नाम लिखेंगे, दूसरे नंबर पर लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, तीसरे नंबर पर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, और उसके सामने चौथे नंबर पर हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी आयंस और सेंट्रल मेटल एटम है उनके नाम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 3, इतनी चीज ध्यान रखिएगा, पहले कैटायन को लिखना है और फिर जो है सेंट्रल मेटल, फिर उसके बाद एनायन को लिखना है और फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को लिखना है और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। फिर एक रूल नंबर 4 या 3 जो भी हो उसको देखिए, names of ligands surrounding the central metal atom are written in alphabetical order। जैसे मान लीजिए ये लिखिए, names of ligands surrounding the central metal atom are written in alphabetical order, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बताया था पहले कि कैटायन पहले लिखा जाएगा, उसके बाद एनायन लिखा जाएगा और उसके बाद फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखा जाएगा
और उसके बाद फिर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाए। ठीक है, तो अब जैसे कैटायन के बाद हमको एनायंस लिखना है। अब एनायंस आपने देखा कि मैंने एग्जांपल बता रहा था जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो उसमें आपने देखा होगा कि कई तरह के लिगांड्स आते हैं। एक ब्रैकेट में Cl लिखा है, दूसरे में En लिखा है, चौथे में H2O लिखा है। तो इन तीनों का नाम लिखा जाएगा, लेकिन पहले किसका लिखा जाएगा, बाद में किसका लिखा जाएगा। इसके लिए ये है कि हम जब नेम ऑफ लिगांड्स लिखेंगे, जो लिगांड्स मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्ट अटैच है, कहाँ है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो उसको हम किसमें लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जिसका नाम ए से है उसको पहले लिखेंगे, जिसका नाम बी से है उसको बाद में लिखेंगे, जिसका नाम सी से आता है उसको उसके बाद लिखेंगे। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 4, ये रूल नंबर 3 फंसा है, अब ये रूल नंबर 4। चौथे नंबर के रूल पर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथे नंबर का रूल ये है, द ऑक्सीडेशन नंबर बाय द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज एक्सप्रेस्ड बाय रोमन न्यूमरल्स इन ब्रैकेट जस्ट आफ्टर द सेंट्रल मेटल एटम। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है इससे पहले कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर इसको किस में लिखना है, रोमन में लिखना है, और किस में लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ऐसे ब्रैकेट में बना के यहाँ पर रोमन में लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो कुल मिला के 3-4 नियम है नाम लिखने के। पहले जो मैंने बताया एक बार शॉर्ट में बता दूं, पहले हम कैटायन को लिखेंगे, कैटायन का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद एनायन का लिखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर सेंट्रल मेटल एटम का लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम के सामने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। जब हम एनायन का नाम लिखेंगे तो उनको हम, अगर एक से ज्यादा एनायन है तो उनको हम किस में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। इतनी सी बात अभी मैंने बताई जिसको कि आपको याद रखना है। अब सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए एनायंस लिखना है तो कौन से एनायंस को किस नाम से बुलाएंगे, किस नाम से उसको पुकारा जाएगा, वही नाम तो लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक लिस्ट है जिसको कि मैं अभी ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूँ और उसको आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे रूल नंबर 5 जैसे इसमें एक लिख लीजिएगा और उसके बाद हम चार्ट बनाएंगे उसको। जो भी एनायंस है उनको कैसे लिखेंगे, तो ये है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, तो एनायंस जो हम लिखेंगे उसमें ओ का साउंड आना चाहिए, मैंने कल बताया था, ओ का साउंड आना चाहिए। लिगांड्स कैरिंग नेगेटिव चार्ज, द नेम हैज कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग वर्ड ओ। नेगेटिव यहाँ पर लिख लीजिए, नेगेटिव चार्ज ligand should have the characteristic sound of O। ठीक है, जैसे ओम में ओ का साउंड आता है ना, इसी तरह लिखते हैं। तो जैसे कि पहला है CH3 COO-, ये लगा हुआ है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये बना है कहाँ से, CH3 COOH से बना है। H यहाँ से हटा देंगे तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे एसीटेटो। एसीटेट से बन गया एसीटेटो, ओ का साउंड आ गया ना, एसीटेटो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए NH2, दूसरा यहाँ पर NH2- है,
क्या है NH2 माइनस। तो इसको हम अगर ये लिगांड के रूप में लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे हम एमिडो। सब में ओ का साउंड आ रहा है, एमिडो, AMIDO। ठीक है। अब जैसे अभी कई जगह लिखा था Cl माइनस, तो इसको हम क्या लिखेंगे क्लोराइडो। क्लोरीन से बना क्लोराइडो, क्लोराइडो, ओ का साउंड आ रहा है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइडो, HS माइनस लिखा हुआ है, अगर लिगांड्स के रूप में क्या लिखा है HS माइनस, तो इसको हम क्या लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइडो। हाइड्रोजन सल्फाइडो क्या लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइडो। Cn माइनस है तो इसको लिखेंगे साइनो। Cn माइनस है तो इसको लिखेंगे साइनो, CYANO। ये एंडिंग हो रही है ना, O से एंडिंग हो रही है। अब जैसे C2O4 2 माइनस, अभी एक जगह लगा था ना C2O4 2 माइनस, तो इसको हम लिखेंगे ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो वो साउंड है। और NH2 माइनस अगर लिखा है NH2 माइनस, NH2 माइनस, तो इसको लिखेंगे आयोडो। आयोडो क्या लिखेंगे आयोडो। अब NCS माइनस, जैसे NCS माइनस, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको नाम लिखिए आइसोथायोसाइनेटो। आइसोथायोसाइनेटो, वो लगा है सामने आइसोथायोसाइनेटो। NO2 माइनस नाइट्रो, NO2 माइनस नाइट्रो। और O2 माइनस ऑक्सो, अगर O2 माइनस लिखा है यहाँ पर तो उसको लिखेंगे ऑक्सो। ठीक है। और इसी तरह है N3 माइनस, N3 माइनस एजिडो। N3 माइनस, तो इसको क्या लिखेंगे एजिडो, एजाइडो, है ना। और इसी तरह से O2 2 माइनस पर ऑक्सो, O2 2 माइनस पर ऑक्सो। ठीक है। OH माइनस हाइड्रोक्सो, OH माइनस हाइड्रोक्सो। और इसी तरह HCN माइनस थायोसाइनेटो, HCN माइनस थायोसाइनेटो। ठीक है। H2 माइनस सल्फाइडो, H2 माइनस सल्फाइडो। ठीक है। H माइनस, H माइनस हाइड्राइडो, H माइनस हाइड्राइडो। CO2 माइनस कार्बोनेटो, CO2 माइनस, CO3 माइनस, CO3 माइनस कार्बोनेटो। और SO4 माइनस सल्फेटो, सल्फेटो। इस तरीके से आपने देखा कि सब में कौन सा साइन लगा है, निगेटिव साइन लगा है। और इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो क्या करते हैं ओ का साउंड में करते हैं। तो ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी जो है नेम लिखने में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब हम लिगेंड्स का नेम लिखेंगे तो ये चीजें हमको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप लगा है तो उसको हम किस नाम से बुलाएंगे। तो ये आज के लिए आपको टास्क लर्न करने के लिए इसको लर्न करके आइएगा। और फिर कल हम इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग को लेकर ही कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। तो इसको अब यहीं पे हम एंड करते हैं। ठीक है।